जी नाजरीन, ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया। बात हो रही थी स्मोकर्स पे और डॉक्टर साहब ने भी ये बताया है कि ये जो सिगरेट या कोई भी तंबाकू नोशी की चीज़ है जिसमें शीशा इंक्लूडेड, नस्वार एट्सेट्रा, उसके अंदर 4000 केमिकल्स होते हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा मुज़र सेहत निकोटीन है। तो एक इंसान जो स्मोकिंग करता है, ही इज़ लाइक अ केमिकल फैक्ट्री, इज़न्ट इट? और उसके अलावा बहुत सारी खौफनाक बातें स्मोकिंग के साथ जो एसोसिएट हैं, जो हम सिर्फ लंग्स को ही करते हैं कि जी लंग कैंसर होता है। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने बताया है कि सांस की नाली और मुंह से लेकर हेड टू टो तक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैंसर्स और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स स्मोकर्स को। अच्छा, अब स्मोकर्स जो हैं और उनको हो जाए चेस्ट इन्फेक्शन और इसके साथ ही ब्रोंकिएक्टिसिस और सीओपीडी जो हम आपस में जानते हैं, और नाजरीन को भी आप बताएं कि ले पर्सन टर्म्स में वो क्या है, वो ज़रा उनको बताएं प्लीज़। ऐसे लोग जो लॉन्ग अरसे से या लंबे अरसे से सिगरेट पी रहे हों तो उनको सीओपीडी हो जाता है। उसकी मैनिफेस्टेशन ऐसी है कि जैसे दमे की होती है कि मरीज़ को सांस फूलना शुरू हो जाता है, खांसी आती है, जो रूटीन के तौर पे वो कहते हैं कि सिगरेट की वजह से हमें खांसी आ रही है, ड्राई कॉफ होती है। शुरू में ड्राई होती है लेकिन बाद में वो प्रोडक्टिव हो जाती है। ठीक है, सांस का फूलना, इसका होना, सीने में टाइटनेस का फील होना या उसमें पेन महसूस होना, ये उसकी कॉमन मैनिफेस्टेशन है। शुरू में तो जो ऐसे होता है कि मरीज ज़्यादातर कहता है कि मैं जब एक्सर्शन करता हूँ वो काम करने होता है तो फिर मुझे सांस होता है। अच्छा। लेकिन बाद में ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बैठे बैठे भी सांस होता है, जो रूटीन वर्क का जैसे कपड़े चेंज करने, खाना खाना, वॉशरूम जाना, तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं कि उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि जब उसकी चीज़ स्टेट जो है ना वो एडवांस हो जाती है तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम सीओपीडी बोलते हैं। इसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जिसमें एटलीस्ट एक साल में 3 माह तक हर दफा वो खांसी और साथ बलगम आती है। सही, ये क्रॉनिक फेज है उसका। ये क्रॉनिक फेज है जिसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है। दूसरा एम्फेज ये होता है जिसमें सांस की नालियां, एक सिंपल जुबान में कहना चाहिए, फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और इसमें ज़्यादातर मरीज़ को सांस में दिक्कत होती है। इसमें जो बलगम का एलिमेंट है वो कम होता है। अच्छा, प्रोडक्टिव नहीं होता लेकिन यह है कि सांस बहुत ज़्यादा इसमें फूलता है। तो ये दो इसके मेजर कंपोनेंट हैं। और इसमें एक बात ये मैं बताता चलूँ कि सिगरेट के साथ जो भी फेफड़े का नुकसान होता है वो हमेशा परमानेंट होता है। और इसमें कहा जाता है कि ऑलवेज स्टेप अप थेरेपी होती है, स्टेप डाउन नहीं होती, कि जो डैमेज है वो बढ़ता ही चला जाता है जब तक आप वो सिगरेट नोशी बंद नहीं करते। सही, मतलब ये कोई कहानी नहीं कि इट्स गोइंग टू रिवर्ट बैक टू नॉर्मल। ये कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है कि अगर आपने फैट कम की तो चलो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। डेफिनेटली ये परमानेंट डैमेज है। तो इसलिए सिगरेट नोशी से हमेशा के लिए परहेज करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ आपके ख्याल में, हमारी सोसाइटी में कोई है डेटा अवेलेबल कि हम में से कितने लोग स्मोकर हैं और फिर वो बाकी के पैसिव स्मोकर्स कितने हैं? इसमें हमने एक रिसेंट स्टडी की है जी, इवन के डॉक्टर्स में भी जो है ना कि जो मेल डॉक्टर्स में 50% तक स्मोकर्स ने, अगरचे डॉक्टर्स एक रोल मॉडल है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सर्जन्स काफी स्मोक करते हैं क्योंकि उनका स्ट्रेस बड़ा होता है। जी, सब लोग ही हैं लेकिन सर्जन्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा, अगर आउटसाइड स्टडी देखें तो उसमें सर्जन का इंसिडेंस जो स्मोकिंग का ज़्यादा है फिजिशियन के निस्बत। और इवन के फीमेल्स भी है, उनका भी इंसिडेंस जो है 5 to 10% बढ़ रहा है। इट्स गेटिंग, और सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिगरेट स्मोकिंग, वो जो शीशे का जो रुझान है उसका बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है कि वो अर्बन एरिया में, और अब तो शायद वो रूरल एरिया में भी चला गया। बड़ी एक मिसकंसेप्शन जो नशर की जा रही है, जो लोगों को बताई जा रही है, वो ये कि शीशा जो है वो बेज़रर है, सिगरेट जो है वो ज़रर रसां है। ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। शीशा का भी उतने ही साइड इफेक्ट नहीं जितने को उसमें सिर्फ एक चीज़ है कि उसमें जो मुख्तलिफ फ्लेवर्स दिए हुए हैं, तो उनकी जो प्लेयर है वो ये जो स्मोकर है वो महसूस करता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसके उतने ही साइड इफेक्ट हैं जितने सिगरेट के हैं, हुक्के के हैं या सिगार के हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए रिस्क। सही। तो ये बताएं कि एक इंसान जब स्मोकिंग छोड़ देता है तो उसके बाद उसको कोई ऐसी चीज़ कि वो अब प्रोटेक्शन, लंग की प्रोटेक्शन के लिए क्या लें? इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। जब एक मरीज जो है या स्मोकर जो है सिगरेट छोड़ देता तो 1 साल के बाद उसके जो फंक्शंस हैं वो उस लेवल पे आने शुरू हो जाते हैं जिस लेवल पे एक नॉर्मल इंसान की उसकी जो 1 साल के बाद तो उसकी जो रैपिड डिटोरिएशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। और एक्स स्मोकर भी हम उसी को कहते हैं जिसने 1 साल से सिगरेट या तंबाकू नोशी छोड़ी। अगर आदमी शख्स कहता है कि मुझे
1 हफ्ता हुआ, 1 माह हुआ, 2 माह हुए, 3 माह हुए, तो हम उसको एक्स स्मोकर नहीं कहते। अच्छा, वो 1 साल का एक साल का अरसा हो तो उसको हम जिसमें एक भी सिगरेट ना पिया जाए, ना कुछ भी ना हो, बिल्कुल ना हो जी, एक भी ना हो बल्कि आधा भी ना पिया हो। सही सही। अच्छा, जब इन्फेक्शंस होती हैं स्मोकर्स को, अब बात कर लेते हैं कि जिसने नहीं छोड़ा और वो स्मोक कर रहे हैं, तो इनकी इन्फेक्शन ज़्यादा सिवियर हो जाएंगी? जी डेफिनेटली है। जो सिगरेट है उसके जो केमिकल्स ने वो जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को काम करते हैं, इंक्लूडिंग लंग्स, और यहाँ इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो इंसिडेंस है एक्यूट ब्रोंकाइटिस के वो भी बढ़ जाते हैं। जो एक्यूट एक्सरबेशन है दायमी बीमारियों के जैसे ब्रोंकियल अस्थमा की है, सीओपीडी की हैं, वो बढ़ जाती हैं। ब्रोंकिएक्टेसिस का पेशेंट है उसका इन्फेक्शन रेट वो बढ़ जाता है। तो इन सब में जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों में फिर एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल जी, वो यकीनन के सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जी एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं। ऐसी दवाइयाँ हैं जो सांस की नालियों को खोलने में मदद देती हैं, जिसको हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। वो डिफरेंट क्योंकि अभी जब हम शुरू में प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि कई दफ़ा चेस्ट इन्फेक्शन इतनी सिवियर हो जाती है कि वो बंदा आईसीयू में पहुंच जाता है और वेंटिलेटर पे डल सकता है। तो क्या स्मोकर्स जो हैं वो ऐसी लाइन में हैं कि जी डेफिनेटली है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्यूट एक्सरबेशन सीओपीडी की होती है, तो उनको हमें बास के बाद वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है उनकी रिकवरी के लिए। क्योंकि जितने भी मेयर्स होते हैं सिंपल जो वार्ड में मेयर्स होते हैं कि उनको ऑक्सीजन दी गई, ब्रोंकोडायलेटर दिए गए, एंटीबायोटिक दी गई, स्टीरॉइड दिए, तो उनके साथ वो रिकवर ना हुए और कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिटेन कर चुके हैं, तो उसको वॉश आउट करने के लिए हमें वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन कहते हैं। सही। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही जो हमारे ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो गया है कि जैसे ही गला ख़राब हुआ लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं और अमूमन ऐसे लेते हैं जैसे सर दर्द की गोली है, फिर उसका कोर्स पूरा नहीं करते और वो 2-3 दिन खा लिया, अफाका हो गया, बात ख़त्म हो गई। तो इस बारे में आप नाजरीन को थोड़ा इसमें ये डेफिनेटली है कि जो भी मेडिसिन है, जो एंटीबायोटिक हैं, केमिकल्स ने, उनको हमेशा मुआलिज के मशवरे से करना चाहिए। जो एक मुस्निद डॉक्टर हो, एक्सपर्ट हो, उसके मशवरे से करना चाहिए। क्योंकि नो डाउट कि इसके फ़ायदे तो हैं कि जो इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अपने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो मरीज़ को अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मरीज़ को नहीं नॉलेज कि मुझे जो इन्फेक्शन हुआ है इसके क्या लाइकली ऑर्गेनिज्म होंगे। डॉक्टर को है कि अगर वो मतलब किन बैक्टीरिया ने कॉज किया, कौन सी सेंसिटिव एंटीबायोटिक, तो अगर डॉक्टर साहब करेंगे तो वो यकीनन अपने तजर्बे और नॉलेज की बुनियाद पे एटलीस्ट जो एम्पेरिकल एंटीबायोटिक देंगे वो उसके लिए जो है ना फ़ायदेमंद होगी मरीज़ के, रादर दैन को खुद ही यूज़ करे कि ये मुझे एंटीबायोटिक देते हैं। और दूसरा ये है कि अगर जो प्रॉपर तरीका अगर एम्पेरिकल से ठीक नहीं होते तो फिर मरीज़ के जो है ना कि मुख्तलिफ लैब टेस्ट करके उसकी कल्चर सेंसिटिविटी करके तो उसके मुताबिक सेंसिटिविटी देके। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर। आज हमारी बर्थडे भी है इसलिए हम आपका ज़्यादा शुक्रिया अदा कर लेते हैं, क्योंकि हम खुश काफ़ी हैं आज कि आज हम जो अपना मकसद पूरा करना चाह रहे थे वो उसको पूरा 1 साल हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा नाजरीन, अब आपने डॉक्टर साहब की बात सुन ली। मेरी आपको एक राय है कि सुबह उठ के ना, जब सुबह उठते हैं तो खींच के, जिसको कहते हैं ना, थिंक ऑफ योर लंग्स एज अ बलून, खींच के सांस लेने की प्रैक्टिस करें। हम में से बहुत सारे लोग इतने मसरूफ़ हैं कि वो सही तरह से सांस, डीप ब्रेथ भी नहीं लेते। सो डीप ब्रीदिंग किया करें, एक तो रिलैक्सेशन करती है और एक आपके लंग्स फुल कैपेसिटी तक फैलते हैं और लंग्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है। और इसके साथ ही आज का टाइम ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें ईमेल्स करते रहें ताकि हम स्पेशलिस्ट ला के आपको आपके प्रॉब्लम्स और आपके तमाम चीज़ों को एड्रेस करते रहें। फ़िलहाल इतना ही। खुदा हाफ़िज़।